नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। कोरोना का तांडव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एसबीआई रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट द पावर ऑफ वैक्सीनेशन में कहा कि मई मध्य तक कोरोना पीक पर होगा। रिकवरी रेट में 1% की कमी 4.5 दिन में हो रही है, यानी कि पीक तक पहुंचकर कम होने में करीब 20 दिन लगेंगे। कोरोना की दूसरी लहर में हुई कुल मौतों में 50 साल से कम आयु के लोगों की संख्या 13.6% है और इससे साबित होता है कि म्यूटेंट वायरस उन लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है जिन पर अभी तक वैक्सीन नहीं लगी। और इन सब के बीच में वैक्सीन की कमी के कारण कई राज्यों ने वैक्सीन लगवाने की प्रक्रिया रोक दी है और इससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। सक्रिय मामलों की तेजी से बढ़ती संख्या के चलते देश में आईसीयू, ऑक्सीजन वाले बेड्स की जरूरत लगातार बढ़ रही है। अस्पतालों पर अचानक आए इस दबाव के कई गंभीर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी पर भले ही अदालतें सरकार को निर्देश दे रही हों, लेकिन अगर संसाधन ही नहीं रहेंगे तो सरकारें भी कहां से मदद करेंगी। बुनियादी सवाल ये भी है कि हेल्थ सेक्टर की क्षमता बढ़ाने की बजाय पब्लिक हेल्थ पर कम खर्च क्यों किया गया। वक्त रहते वैक्सीन की डिमांड को आखिर समझा क्यों नहीं गया और ऑर्डर क्यों नहीं दिए गए। जब वैक्सीन प्रोडक्शन की घरेलू क्षमता नहीं थी तो क्यों विदेशी वैक्सीन निर्यात किए गए। केंद्र के पास राज्यों से समन्वय बनाने के लिए नोडल बॉडी तक नहीं है और ये आपसी तालमेल को प्रभावित कर रहा है। आज वैक्सीन को लेकर बढ़ती कश्मकश में इन तमाम मसलों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले आप नजर डालिए रिपोर्ट पर। कोरोना काल में उखड़ती सांसों को सहेज कर रखने की जद्दोजहद के बीच मौत का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को रिकॉर्ड 4,01,911 नए संक्रमितों की पहचान हुई। ये दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में मिले संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच राजधानी के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से 8 कोरोना मरीजों को जान गंवानी पड़ी। सर, ये एक बड़ी दुखद घटना होगी कि एक राजधानी क्षेत्र में किसी भी अस्पताल में किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मरीज का ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो जाना बड़ी दुखद घटना होगी। यह है आंख मिचौली पिछले एक सप्ताह से लगातार चल रही है। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पानी अब सिर से ऊपर चला गया, अब केंद्र को हर चीज की व्यवस्था करनी होगी। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से केंद्र से गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली को रोजाना 976 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन हमें 490 टन ऑक्सीजन ही आवंटित किया गया। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आज भी मतलब चारों तरफ अस्पतालों से SOS आ रहे हैं। इस अस्पताल की ख़त्म हो गई, इसकी 1 घंटे की बच गई, उसकी आधे घंटे की बच गई। बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा होते जा रहे हैं। तो अब दिल्ली, हमने कोर्ट्स में भी बोला है, हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है कि दिल्ली की 976 टन पर डे की रिक्वायरमेंट है। उस 976 के अगेंस्ट में हमें 490 टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है दिल्ली को, वो 490 भी नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए ट्राइगेजिंग नाम की एक रणनीति पर काम हो रहा है, जिसमें किसी मरीज की स्थिति बेहतर है तो उसे बिना ऑक्सीजन वाले बेड में शिफ्ट किया जाए और उसे निगरानी में रखा जाए। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहे जबरदस्त दबाव के कारण मरीजों के लिए अस्पताल में बेड का इंतजार करना देश में अधिक मौतों की एक बड़ी वजह हो सकती है। शनिवार को वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है, क्योंकि बाकी दूसरे राज्यों को वैक्सीन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कल बोला गया था न्यूज़ में कि हमें वैक्सीनेशन दिया जाएगा 18 to 44 के एज में। अब तक यहाँ पे कोई वैक्सीनेशन सेंटर में कोई आया नहीं है। पर जैसे आप लोग अगर बता रहे हैं कि 1 तारीख से देंगे तो 1 तारीख से देने का आप कष्ट कीजिए। यहाँ पर जितने लोग भी खड़े हैं सबका किसी का भी स्लॉट नहीं है, बावजूद इसके यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है। ये लोग किसी को अंदर नहीं ले रहे हैं। केरल, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने कहा कि उनके पास 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त खुराक नहीं है। अभी एकदम इतने लोग सभी लेना चाहते हैं, सरकार भी सबको देना चाहती है, तो टप्पे टप्पे से मतलब ये प्रोग्राम सफल हो जाएगा
और जितना वैक्सीनेशन हर राज्यों को चाहिए उतना तो देने में भारत सरकार को भी तकलीफ हो रही है। हमको 1 तारीख से उसको टालना पड़ा। जैसे ही हमको वैक्सीन हम उम्मीद करते हैं कि 2-3 दिन के अंदर हमको वैक्सीन मिल जाएगी, तो हम लोग फिर से तारीख तय करके और 18+ को मध्य प्रदेश में फ्री ऑफ कास्ट वैक्सीन लगाना शुभारंभ कर देंगे। वहीं जैसे जैसे कोरोना बेकाबू हो रहा है, राज्यों और शहरों में पाबंदियां भी सख्त होती जा रही हैं। कोरोना महामारी को रोकने के लिए राज्य सरकारें और जिला प्रशासन लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर रही हैं। कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। अमेरिका के प्रसिद्ध डॉक्टर एंथनी फाउची का सुझाव है कि भारत में कुछ हफ्तों के लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण पर काबू किया जा सकता है। ऑक्सीजन, बेड और दवाओं की किल्लत को लेकर मचे हाहाकार के बीच दुनिया भर से भारत के लिए मेडिकल मदद पहुंचने लगी है। उम्मीद है कि देश में जल्द से जल्द कोरोना से बिगड़ते हालात काबू में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो कोरोना से स्थिति अगर देखा जाए तो सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि भारत में भी भयावह होती जा रही है। बल्कि अगर देखा जाए तो दूसरी लहर के चलते भारत में स्थिति पूरी तरीके से बेकाबू होती जा रही है। शासन प्रशासन हालांकि कोशिशें हर तरफ से हो रही हैं कि स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके, लेकिन सवाल ये उठता है कि कोशिशें असफल कहाँ पर हो रही हैं, फेल कहाँ पर हो रही हैं, जो स्थिति लगातार बेकाबू होती जा रही है बल्कि नियंत्रण में नहीं आ रही है। मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि शाइना इंसी है जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ी हुई है। तहसीन पूनावाला है जो कि समर्थक है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ हैं। और डॉक्टर आयुष्मान कुमार है जो कि धर्मशील कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और डॉक्टर अनिल के पांडे है जो कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं कोवैक्सीन के। ये सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाइना जी, जो स्थिति अभी बनी हुई है, खासतौर पे अगर बत्रा हॉस्पिटल का भी जिक्र किया जाए, पहले तो वो अदालत में कहते हैं कि हमारे पास बाकायदा ऑक्सीजन है, लेकिन उसके बाद पता चलता है वहाँ पे 8 मरीजों की मौत हो गई जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल है। ये जो स्थिति बनी हुई है, इससे उबरने के लिए कुछ तो प्रयास होने चाहिए, कुछ तो कोशिशें होनी चाहिए, खासतौर पे तब जब दिल्ली में बाकायदा उपराज्यपाल को हेड पूरी तरीके से बना दिया गया है। किसी ने भी ये एहसास नहीं किया कि इतना चैलेंजिंग रहेगा इंडिया का सेकंड वेव, जहां पूरे विश्व में चर्चा हो रही थी कि भारत ने किस ढंग से इस फर्स्ट वेव को संभाला, कंटेन किया, रिकॉर्ड टाइम में 2 मेक इन इंडिया वैक्सीन बने। लेकिन ये मानना पहले तो शुरुआती तौर पे मानना ही चाहिए कि हम सब थोड़े कंप्लेसेंट हो गए थे। और मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन ड्राइव लेके आपने जो सही सवाल था कि 18+ के जो मई 1 तारीख से जो रोल आउट होना था, वो रोल आउट में केंद्र सरकार ने अपने प्रदेशों को कहा है कि 50% स्टॉक स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स को डायरेक्टली दे सकते हैं, कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन। तो ये सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जो है, मैं मानती हूँ कि अगले 1-2 दिन में हम बिल्कुल सही ढंग से कोऑर्डिनेट कर सकेंगे। आज आप जो चर्चा करना चाहते हैं तो 15 करोड़ भारतीय नागरिक को वैक्सीन मिला है 99 डेज में, 100 दिन में। मैं मानती हूँ कि विश्व में इतना फास्ट वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं रहा है जितना भारत में। चैलेंजेस हैं, लेकिन ऑक्सीजन को लेके जो हम बात करें तो 7,000 मेट्रिक टन उपलब्धि है और 550 ऐसे PSAs हैं जो जैसे हम बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज है और उसको फोकस करते हुए हम चाहेंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट तक लोगों को ऑक्सीजन मिले और घर पे जो रेमेडीज हो सकते हैं उसके ऊपर फोकस करें, ताकि सिर्फ हर एक नागरिक पैनिक में अस्पताल में न आए। बहुत सारे अच्छे संस्था भी है, आप देखिए कि एक स्वामीनारायण टेम्पल है तो उन्होंने कोविड सेंटर बनाया। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो आगे आके उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई किया है। विश्व भर में ग्लोबल कम्युनिटी ने समर्थन दिया, दुबई हो, सऊदी हो, सिंगापुर हो। और हम मानते हैं कि रफ्तार से हम काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनविजिबल टेररिस्ट जिस रफ्तार से आ रही है, और आप ग्राफ की बात करें तो जनवरी-फरवरी में तो पूरा नीचे ही गिरा था। अचानक से इन 17 दिनों में जो रफ्तार से बढ़ा है और 3 लाख तक पेशेंट्स हर दिन रिपोर्ट हो रहे हैं। मैं मानती हूँ कि इसमें चैलेंज जरूर है, लेकिन
आत्मविश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मोदी जी के पास वो राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ वो मनोबल भी है, इंटरनेशनल वर्ल्ड कम्युनिटी का सपोर्ट है और पब्लिक हेल्थ को लेके हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कमिटेड हैं और मैं मानती हूँ कि हम सेकंड चैनल्स को भी स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है शाइना जी, ये जब से 2014 में मोदी सरकार बनी, सुनिए ना, 2014 में मोदी सरकार बनी और उसके बाद अभी तक अगर इस साल देखा जाए, चाहे दिल्ली कोर्ट हो चाहे फिर वो हाई कोर्ट देख लीजिए, जितनी फटकारें इस बार या जितने बार निर्देश इस बार दिए गए हैं केंद्र सरकार को, शायद इससे पहले नहीं दिए गए होंगे। उसके बावजूद भी आप कह रही हैं प्लानिंग की बात चल रही है, अभी भी 1-2 दिन का समय लगेगा, जैसे कि आपने अभी अपने अल्फाज इस्तेमाल किए। जितनी मौतें अभी तक हुई हैं, 1-2 दिन में आपको अंदाज़ा भी है कि क्या स्थिति और बन जाएगी? ये प्लानिंग तो बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी ना। विश्व गुरु बनने का सपना हम देख रहे हैं और इस दूसरी लहर में हम विदेशों से मदद की आस लगाए बैठे हुए हैं। ये सिर्फ विदेश की बात नहीं है, ये एक जो आप सही मायने में जवाब चाहते हैं तो अचानक से ओवरनाइट एक 17 दिन का ट्रैक आप देखें और आप एक ग्राफ आपको स्क्रीन पे दिखाइए कि अप्रैल 17 टू मई 1 क्या रहा है और किस रफ्तार से बढ़ा है इस इनविजिबल टेररिस्ट का डबल म्यूटेंट। ये डबल म्यूटेंट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हम सब जानते हैं कि कितने लोगों को नुकसान भी पड़ा है। तो मैं बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ पहले से स्वीकार करना चाहती हूँ, स्थिति गंभीर है और हमें 1 मिनट समय गंवाना नहीं है और उस परिप्रेक्ष्य में हम काम करते आ रहे हैं, ड्रग्स को लेके, ऑक्सीजन को लेके, वैक्सीनेशन को लेके। तो जो आपको फिर से रिपोर्ट लिखना है वो बाद में लिखें तो वो बेहतर होगा, अभी लेट्स फोकस ऑन द प्रॉब्लम। ठीक है तहसीन साहब, सोनिया गांधी जी ने अभी जिस तरह से वीडियो जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि देखिए केंद्र सरकार को कुछ वाजिब कदम उठाने चाहिए, स्थिति बेकाबू होती जा रही है, जो भी कदम उठाए जाएंगे उसमें कांग्रेस उनके साथ रहने वाली है। देर नहीं कर दी समर्थन देने में, साथ देने में? नहीं, साथ पहले से थे, लेकिन हमारा मजाक उड़ाया जा रहा था, हमें देशद्रोही कहा जा रहा था, हमें गद्दार कहा जा रहा था, हमें मोदी विरोधी कहा जा रहा था, इसलिए देश विरोधी है। मैम लगातार नवंबर से मैं हर टीवी पर ये कहता जा रहा हूँ कि ये सेकेंड वेव और भी खतरनाक है। मैंने आपकी शो पे भी ये पहले हमें इंग्लैंड के सेकेंड वेव और जो साउथ अफ्रीकन वायरस था उससे सीखना था। भारत ने कुछ नहीं दिखाई। जेपी नड्डा साहब के एक शब्द है, मैं वो बैटन कोट कर रहा हूँ, जो कहते हैं ट्रम्प आ गया क्योंकि कोविड में अमेरिका की स्थिति खराब हो गई, लेकिन मोदी जी ने भारत को कोविड से बचाया। इस तरह की झूठी अनसाइंटिफिक बातें भारत की सरकार ने और जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी जैसे लोगों ने की। इसकी वजह से हमने सेकेंड फेज को जो हमेशा डेंजरस होता है गंभीरता से नहीं किया। मैं अपने दर्शकों को चेतावनी देना चाहता हूँ, डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब भी हम पीक पर नहीं पहुंचे, हम पीक पर नहीं एंड में पहुंचेंगे। ये 4,30,000 के आंकड़े अब भी ये कम है, हम 5 लाख अनफॉर्चुनेट पर केसेस तक पहुंचने वाले हैं और इसके बाद भी अगर हम सावधानी नहीं करें तो थर्ड फेज भी आ सकता है, क्योंकि हम बर्ड इम्यूनिटी के 300 से 320 दिन की साइंटिफिक बातें हो गई, कुछ ज्यादा तो साइंटिफिक बातें बीजेपी को समझ में नहीं आ रही। अब तक कुछ पॉलिटिकल बातें नहीं पर कुछ बुनियादी बातें कहूंगा। वैक्सीन ड्राइव को सीट में क्यों किया गया? मैंने आपके शो पे कहा है, इस बात को मैं दोहराना नहीं चाहता, आपके दर्शकों ने सुना है कि जब फाइजर और मोडेर्ना ने परमिशन मांगी थी, दोनों के फर्स्ट फेज 1 फेज 2 पीयर रिव्यू रिजल्ट थे, आपने उनकी परमिशन क्यों नहीं दी और सिर्फ आपने एस्ट्राजेनेका और आपने परमिशन भारत बायोटेक को क्यों दी और फाइजर और मोडेर्ना को क्यों नहीं दी? अगर आप उनको देते तो आज मृत्यु कम होती हमारे देश में, लेकिन आपने नहीं दी। दूसरी बात है, आप कह रहे कि दिल्ली में देखिए सिचुएशन मैनेज करना पड़ेगा। मैं आपको हकीकत बताऊं, जब आपका फोन कर रहा था कहना की बोली थी, मैं अपने फोन पर चैट कर रहा था। क्यों मैं चैट कर रहा था? दिल्ली में एक अस्पताल को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वक्त, वरना 12 लोग इस वक्त उनकी मृत्यु हो जाएगी। मैंने अभी ओनर को भेजा है डेपो पे। ये मेरा काम नहीं, आपका काम नहीं है, ये सरकार का काम है, सरकारी काम नहीं करनी। दिल्ली को रोजाना 900 मेट्रिक एमटी ऑक्सीजन की जरूरत है, 900। सरकार ने एलोकेट किया है 590 और दिल्ली को मिल रहा है 325 एमटी से कम। अस्पताल के ऑक्सीजन कम हो रहे हैं इस वक्त। अब से आधे घंटे पहला एक अस्पताल का ऑक्सीजन खत्म हुआ, 2 मासूम बच्चे जिनका जन्म हुआ था उनका ऑक्सीजन खत्म हो गया। हमने 30 सिलेंडर की भिजवाया। सरकार क्या कर रही है? मुझे चाइना जी इस शो पे ये बता दे, एक सेंट्रल एजेंसी जिसमें आप या यहाँ पर बैठे जो दूसरे हमारे मित्र है वो देखे कि ऑक्सीजन कहाँ अवेलेबल है, किस जगह पे अवेलेबल है और उस जगह पे 1 विंडो में ऑक्सीजन अस्पताल चला दे। एक सेंट्रल
मैनेज नहीं कर सकते। क्या अस्पताल में ऑक्सीजन लाना आपका और मेरा काम है? डॉक्टर अनिल के पांडे, बिल्कुल डॉक्टर अनिल के पांडे, अभी जिस तरह से इंडियन स्ट्रेन का जिक्र हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस बाबत ये कितना घातक है और क्या तैयारी इसको रोकने के लिए, इस संक्रमण को रोकने के लिए होनी चाहिए, खासतौर पे जो इंडियन स्ट्रेन को लेकर हो रहा है, और जो 300 यहाँ पे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बाकायदा पत्र लिखा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उस पत्र से क्या समझा जाए? आप एक बार प्रियंका जी फिर से रिपीट करेंगे? जी डॉक्टर अनिल के पांडे, आवाज मिल रही है आपको मेरी साफ? हाँ, अभी आवाज आ रही है, मुझे शुरू ठीक है। मेरा सवाल ये है कि जो इंडियन स्ट्रेन जिसके लगातार बहुत ही तेजी के साथ पैर पसारने की बात सामने आ रही है कि बहुत तेजी से फैल रहा है, कितना घातक है ये, और साथ ही इस बाबत क्या कुछ यहाँ पे सरकार के जरिए कदम उठाने चाहिए आपकी नज़र में? और दूसरा ये कि जो 300 वैज्ञानिकों ने बाकायदा पत्र लिखा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस नए स्ट्रेन को लेकर, उससे क्या समझते हैं आप? देखिए, इसमें आज के स्थिति में जो ये इंडियन स्ट्रेन है, आई थिंक शायद ये वर्ल्ड की मोस्ट इन्फेक्शियस स्ट्रेन आई है। कई कंट्रीज में भी इसका असेसमेंट किया गया, रिसर्च की गई, एनालिसिस की गई। तो एक्चुअली अगर हम ये बोलें कि अभी हम वैक्सीनेट करा दें तो उससे ये इन्फेक्शन का स्प्रेड रुक जाएगा, तो वो माने बहुत जल्दीबाजी होगी। उससे हम थोड़ा कंट्रोल पर अभी इमीडिएट अगर है तो ये मेरे समझ से कुछ सेक्टर्स में, कुछ एरियाज वाइज, या अगर जो भी डिस्ट्रिक्ट या ये बहुत ज्यादा जहाँ पॉजिटिविटी रेट 30 या मैं बोलूंगा 20 एंड अबव है, उसमें कंप्लीट लॉकडाउन कर देना चाहिए कुछ दिन के लिए। क्योंकि और दूसरा इमीडिएट तरीका आपके पास है नहीं। आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप 2 महीने में 70 to 80 करोड़ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो अपने मेरे समझ से अगर ये बोलेंगे तो ये लॉकडाउन एक इमीडिएट इफेक्ट इसका आता है, एंड विद इन 2 to 3 डेज आपको उसका रिजल्ट भी आने लगता है, मे बी 4 से 5 दिन। तो उसमें आपकी कुछ तैयारियां भी हो जाती है, क्योंकि पहले तैयारी के लिए लॉकडाउन किया गया था, इस बार तैयारी थी, बट अब लग रहा है कि तैयारियां शायद इस स्थिति के लिए कोई भी सिटी और स्टेट और गवर्नमेंट तैयार नहीं थी, जो 4000 पर केस और इतने मोर्टेलिटीज और सीवियर कोविड के लिए। तो एक्शन रोकने के लिए मुझे लगता है कि अभी लॉकडाउन की तरफ भी जाना चाहिए, सोचना चाहिए मेरी समझ से। ठीक है, लेकिन लॉकडाउन तो अगर देखा जाए 2020 में भी था, और उस बाबत अगर कहीं ना कहीं नतीजा भी सामने आए जिसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस समय पे जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई हैं उस बाबत क्या समझा जाए यहाँ पर? क्या वो सही डिसीजन होगा, क्या वो सही तरीके से उठाया हुआ कदम होगा? क्योंकि सिस्टम हम देख चुके हैं डॉक्टर अंशुमान, सिस्टम हम देख चुके हैं कि क्या इस वक्त बना हुआ है, किस तरह से लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई में दिक्कतें हो रही है। वैक्सीनेशन को लेकर 1 मई से मुहिम शुरू करनी थी, लेकिन वहाँ पर भी कई स्टेट हैं जहाँ से हाथ खड़े कर दिए गए हैं कि 1 मई से हम नहीं शुरू कर पाएंगे वैक्सीनेशन 18+ को लेकर। तो ऐसे में सिस्टम को आप कहाँ तक फेल मानते हैं इसमें, डॉक्टर आयुष्मान जी? देखिए, अभी तक पूरे 1.25 साल में कोरोना का मैनेजमेंट इंडिया में हुआ है पूरी तरह से एंड ब्यूरोक्रेटिक है। मैक्सिमम डिसीजन एडहॉकिज्म और इम्पल्सिवनेस के तहत लिए गए। आज कुछ हुआ, इसका डिसीजन ले लो। जबकि किसी भी बीमारी का, एपिडेमिक डिजीज का जब मैनेजमेंट होता है तो बहुत विजन के तहत कि आगे होने वाले आशंकाओं को पहले से हम देख लें। बात जो लॉकडाउन किया 2020 में जो किया गया था, लॉकडाउन के 3 पर्पस हैं: मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड टेस्टिंग। मतलब संक्रमण को धीमा कर लो ताकि उस बीच तैयारी कर लो। तैयारी में क्या तैयारी करना? कोरोना का वर्ल्ड वाइड लिटरेचर कोई नोवेल कोरोना वायरस नहीं है। बेड, ऑक्सीजन, पैरामेडिकल स्टाफ एंड डॉक्टर, इसका इंतजाम करना था। 1 साल में क्या हम नहीं कर पाए? और टेस्टिंग, जब भी कोरोना का स्पाइक किसी भी स्टेट में हुआ है, अफसोस बस अनऑफिशियली टेस्ट कम कर दिए गए हैं। उससे टेस्ट कंपेरिजन नहीं होगा। देखिए, आप महाराष्ट्र को हर समय कहते हैं टेस्ट ज्यादा ही करना पड़ेगा, चाहे कोई भी स्टेट में उसकी तारीफ करूंगा जो नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा दे। अब जहां तक बात है तैयारी की, आज कहाँ हम प्रियंका जी रुके हैं? ऑक्सीजन की कमी। इमेजिन कीजिए, जो बेसिक नीड ABC ऑफ मेडिकल सिस्टम, एक MBBS लड़का ज्वाइन करता है उसको सिखाया जाता है ABC ऑफ मेडिकल सिस्टम क्या है? एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। मतलब मरीज जब आए किसी भी कंडीशन की सांस ठीक कर दो, ऑक्सीजन दे दो, और सर्कुलेशन मतलब ब्लड उसका चलता रहे, सब मैनेज करना उसकी बीमारी का। कोरोना का मैनेजमेंट में ABC पूरे सिस्टम कंट्री का ABC फेल हो गया हेल्थ केयर का, और ये हमें दिख रहा है। सेम चीज आपने वैक्सीनेशन में देखा। वैक्सीनेशन में डिमांड एंड सप्लाई, हमारे देश की आबादी आज तो नहीं बढ़ी, पता था। गर्भवती महिलाएं और 1800 से ऊपर सभी लोगों को
गर्भवती महिलाओं को हटा दीजिए, शिशुओं को हटा दीजिए, सबको वैक्सीन लगना है। फेज वाइज बहुत अच्छा कदम था, फ्रंटलाइन वर्कर को पहले लगाया, 60+ को लगाया। उसके बाद क्या कितनी हमारी डिमांड थी, सप्लाई अगर 2 स्वदेशी वैक्सीन नहीं पूरी कर पा रही थी, स्पुतनिक वी को आज परमिशन दी, बहुत अच्छी बात है। और भी दूसरे वैक्सीन को परमिशन देके बुलाना चाहिए था, ताकि म्यूटेशन का हम जितना चांस देते रहेंगे कोरोना वायरस को, फर्दर म्यूटेट होता रहेगा। अब देखिए डबल म्यूटेंट की जगह ट्रिपल म्यूटेंट, जिसको बंगाल वर्जन कहा जा रहा है, B1.618 नया आ गया। अब इसकी इन्फेक्टिविटी भगवान जाने, अभी तो जीनोमिक सीक्वेंस हो रही है, कितनी बढ़ेगी। डबल म्यूटेंट भी त्राहिमाम करा दिया पूरे कंट्री का। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मैनेजमेंट है, विजनरी मैनेजमेंट, इसको मैं नहीं करूंगा एज ए मेडिकल एक्सपर्ट। स्थिति भले ही बिगड़ रही हो, लेकिन एक तरफ हम इस चीज़ से भी इनकार नहीं कर सकते हैं या इस पहलू से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि सरकार काम करने में नहीं लगी हुई है। सरकार भी काम कर रही है और चूंकि अब हालात और ज़्यादा बिगड़ गए हैं, तो ऐसे में कोशिशें की जा रही हैं कि कम से कम स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। और इसी के चलते ही रशियन जो वैक्सीन है वो भी भारत पहुंची है और लगातार विदेशों से भी मदद सामने आ रही है, जिसके लिए बाकायदा कोशिशें भी की जा रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अपने घर में ही पूरी तरीके से नज़र क्यों नहीं रखी गई। जो वैक्सीन का प्रोडक्शन है, उसका जो पूरी तरह से आकलन है, जो डिमांड है, उस पर क्यों गौर नहीं किया गया। इस बाबत बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाइना जी, ये बड़े बुनियादी सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि हेल्थ सेक्टर की क्षमता तो बढ़ाने पर फोकस किया गया है, लेकिन पब्लिक हेल्थ पर खर्च क्यों नहीं हुआ। साथ ही हेल्थ सिस्टम कहाँ पर कमज़ोर पड़ गया है। रशियन वैक्सीन आपके पास आई हुई है, उसको आप वितरित किस तरीके से करेंगे, राज्यों को आप कैसे देंगे। जीएसटी आपने भले ही कम कर दिया हो, जो वहाँ पर एनआरआईज भेजेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स, लेकिन उस बाबत क्या कोई और भी प्लानिंग है, कोई और भी यहाँ पर किसी तरीके के एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है कि ताकि जो वैक्सीन सब आ रही हैं, बाहर से आ रही हों, उनको किस तरह से राज्यों के बीच में वितरित किया जाएगा। क्या प्लानिंग है, क्या ब्लूप्रिंट है इसको लेकर। देखिए 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और 500 से ज्यादा PSA ऑक्सीजन प्लांट DRDO ने डेवलप किया है टेक्नोलॉजी से। और हम जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट PM केयर फंड के निमित्त सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, चैलेंजेस बहुत हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। लेकिन हाल ही में 7,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोक्योर्ड है। लेकिन इसके साथ साथ एक और सच्चाई ये है कि आवश्यकता है कि लोग भारी तादाद में वैक्सीनेशन लेने आए। अभी आप वैक्सीनेशन के लिए तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध भी तो होनी चाहिए। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। शुरुआती तौर में बहुत सारे लोगों ने अफवाहें भी फैलाएं, बहुत सारे लोगों रेजिस्ट कर रहे थे और थोड़ा वक्त वहाँ भी। देखिए शाइना जी, ये जो अल्फाज है ना कि बहुत सारे लोगों ने, देखिए एक मिनट, बहुत सारे लोगों ने अफवाह फैलाई, बिल्कुल इस बात से हम वाकिफ हैं और इस बात को लेकर हम विपक्ष से सवाल भी करते हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि अभी तो लोग तैयार हैं ना वैक्सीनेशन के लिए, तो वैक्सीन कहाँ है। कई राज्य ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, कहाँ से हम 1 मई से मुहिम शुरू करें। जैसे कि मैंने कहा कि बायोटेक हो या कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, दोनों 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाले हैं और 50% प्राइवेट हॉस्पिटल्स और स्टेट गवर्नमेंट भी खरीद सकते हैं। 5 प्रदेश ऑलरेडी हैं जिनके साथ कोऑर्डिनेशन होकर ये डिस्पैच भी हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि समस्या का समाधान नहीं हो रहा है या फिर हम नहीं देख रहे हैं। आप देखिए कि इसमें सारे उद्योगपति भी है। अदानी की बात करें तो उन्होंने क्रायोजेनिक जो टैंकर्स हैं दुबई से उठाए, किसी और ने सिंगापुर से। तो मैं मानती हूँ कि ये ग्राफ जो सबसे डरावना रहा है 17 अप्रैल से अब तक, उस एक पर्टिकुलर 13-17 दिन में कैसे इंडिया इज फाइटिंग बैक, वी नीड टू ऑल्सो हाईलाइट। बहुत सारे संस्था भी है, आप जन कल्याण समिति की बात करें तो उन्होंने 6,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, 250 वेंटिलेटर सिंगापुर से लाए हैं और महाराष्ट्र को दिए हैं। तो हम नहीं देख रहे हैं कि कौन से हैं बीजेपी स्टेट, कौन से हैं नहीं। हम सिर्फ इंसानियत और इंसानियत के तौर पे हम चाहते हैं कि सच्चाई सबके सामने आए और लोग जो एक तरफ सिर्फ एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं चैनल्स पे, और हम जानते हैं कि हर 20 मिनट ये कहना हम कोरोना से लड़ रहे हैं। पब्लिक पैसा को ऐसे हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम एक कॉन्सेंट्रेटेड कैंपेन जहां 551 PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से PM केयर फंड से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एक जिला तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है और ये भी हमने उपलब्ध करवाया है। और मैं मानती हूँ कि आते हुए दिन में हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल स्टाफ, ऑक्सीजन प्लांट पर्सनल, सैनिटरी स्टाफ
सबका मनोबल बरकरार रखना बहुत जरूरी है। हमें जो टिप्पणी करनी है तो हम टिप्पणी अपने जगह कर सकते हैं, विश्लेषण करना आपका हक बनता है, लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ देखना है कि हाउ इंडिया इज फाइटिंग दैट। ठीक है तहसीन साहब। जी तहसीन जी। देखिए ये सारी वेग बातें, जो स्पेसिफिक प्रश्न आपने और मैंने पूछा, चाइना जी ने बड़े अदब से उनसे बात करना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट में उनको पूछा था, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। मैं आगे के प्रश्न ये कहना कि हमने मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में हमने बेड लगा दी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हुए, बेड भारत में प्लीज मेरी बात सुनिए, वेंटिलेटर बेड भी है, ऑक्सीजन भी है। आप जानते डॉक्टर्स मरीज को बोलने देते क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, वो जो पेशेंट है उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकते। अब चाइना जी कह रहे 1 लाख कॉन्सेंट्रेटर जाए। चलिए प्रियंका जी, आप हैं डॉक्टर साहब और चाइना जी, अभी चलते दिल्ली में, बताइए कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटर मिलता है, चलिए बताइए। कॉन्सेंट्रेटर जो बिक रहे हैं ब्लैक में 1.5 लाख 2 लाख में दिल्ली के अंदर बिक रहे, दिल्ली पुलिस सीधा अमित शाह जी को रिपोर्ट करती। चलिए इस बात को भी छोड़ दीजिए। अब बता रहे हम प्लान बनाने वाले, अरे प्लान आप बनाओगे, आप 1 साल से अपने प्लान क्यों नहीं बनाया? आपने 1 साल से पीएम केयर फंड में जेपी नड्डा जी ने स्टेटमेंट दिया था 60,000 वेंटिलेटर आने वाले, वो 60,000 वेंटिलेटर क्यों नहीं है, किसको दिया, उस बात से जवाब दीजिए। चलो इन चीजों को छोड़ दो। अब मैं आपसे तीसरा सवाल पूछता हूँ। आप जानते हैं कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोड्यूसर है, मेडिकल और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन में नंबर 3 है, मेडिकल ऑक्सीजन में नंबर 1 मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूसर होने के बावजूद दिक्कत हमें ऑक्सीजन की नहीं, हम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। 1 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने कितने ट्रक खरीदे कि हम ऑक्सीजन को प्लांट से लेकर अस्पताल तक ट्रांसपोर्ट कर सके? 0। इसलिए हमारे पास ट्रक की शॉर्टेज है। आप ऑक्सीजन कहीं से भी ले आए, सवाल है आप उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे लास्ट माइल हॉस्पिटल तक। अभी एक केस जिस पर मैं बात कर रहा था, मुझे सिलेंडर रिक्शा के अंदर भेजना पड़ा, गैस सिलेंडर, क्योंकि सरकार के पास वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। आप कौन सी बात कर रहे हो? और लास्ट बात आप कर रहे हो वैक्सीनेशन की, यहाँ पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। चलिए आप मेरे साथ, आप कह रहे सरकार 50% देगा, 25% स्टेट गवर्नमेंट खरीदेगा। कहाँ से खरीदेगा? कहाँ से आगे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगा? कहाँ से भारत बायोटेक अपनी कैपेसिटी 2 दिन में बढ़ाएगा? ये सब कोई चॉकलेट का खेले कि चॉकलेट आपने 1 नहीं 2 खा लिया, कैपेसिटी बढ़ाने साइंटिफिक चीज है। और मोदी जी ने 3,000 करोड़ निजी कंपनियों को दिया कैपेसिटी बढ़ाने को। अगर 3,000 करोड़ लास्ट मंथ दिया तो आपने उन वैक्सीन से एमआरपी क्यों नहीं डाला? उनको निजी मार्केट में, फ्री मार्केट में क्यों बेचने दिया? क्योंकि ये 3,000 करोड़ आपके मेरे पैसे। हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, पोलियो प्रोग्राम, उसको आपने रीइन्वेंट किया। आपको रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं थी, आप घर घर जाके टीका लगा सकते थे। उससे बदले आपने सेंटर किए, आपने उसको मोनोपोलाइज करने की कोशिश की, क्योंकि आपको अपना फोटो लगाना था वैक्सीन से, और इसकी वजह से ये दिक्कत हुई। अब भी उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया, फाइजर और मोडेर्ना को क्यों परमिशन दी? ठीक है, प्रश्नों का स्पेसिफिक जवाब दी। ठीक है शायना जी, जवाब है आपके पास तहसीन साहब की बात का? मुझे तहसीन साहब की आवाज नहीं आ रही थी, तो सवाल आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप ये बताइए शायना जी, क्या ये मानकर चला जाए कि जो स्टेट्स यहाँ पर 1 तारीख से ख़ासतौर पे आज से जो मुहिम की शुरुआत नहीं कर पाई, 18+ को लेकर जो मुहिम शुरू हो रही थी वैक्सीनेशन को लेकर, क्या ये मानकर चला जाए कि कहीं ना कहीं अगर सिस्टम से कोई चूक हुई है जिसके चलते वो वक्त रहते वैक्सीन की जो डिमांड है पूरे देश के अंदर, वो उसको लेकर आकलन ठीक से नहीं हो पाया, जिसके चलते ऑर्डर नहीं दिया गया, और साथ ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो इस वक्त वैक्सीनेशन एक सबसे बड़ी संजीवनी है कि अगर लोगों को मिलती है तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो आखिर क्या डिमांड समझने में दिक्कत हो गई, या ब्यूरोक्रेट्स के साथ जो सामंजस्य है उसको बिठाने में दिक्कत हो गई? नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि डिमांड सप्लाई का तो इशू रहा ही है। हाँ। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि 18+ के लिए जो ये कोविन पे रजिस्टर करना, आरोग्य सेतु पे रजिस्टर करना, और फिर आपको कतार के अनुसार आपका समय आता है। लेकिन मैं मानती हूँ कि जिन प्रदेशों ने डायरेक्ट अपने 50% जो उनको खरीदना था सब्सिडाइज रेट पे कोविशील्ड और कोवैक्सीन, 5 प्रदेश ने बहुत ही सक्षम रूप से किया है। अभी महाराष्ट्र का आप एक उदाहरण लीजिए, तो महाराष्ट्र में सीरम इंस्टीट्यूट यहाँ उपस्थित है, उन्होंने एक बयान दिया कि महाराष्ट्र की सरकार ने अपने ऑर्डर्स नहीं दिए, जब इतना सारा पैसा है, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेके बीएमसी में, मुंबई में ऑर्डर तक नहीं दिया है। ये आप कैसे हर चीज आप सेंटर के ऊपर ही ठोकेंगे? तो ये क्या सही है?
सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए हम खड़े हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप आपके भी योजनाएं रखें, लेकिन आपको भी आपके तरफ से भी जो होर्डिंग नहीं करना है और फिर बोलना है कि वैक्सीन नहीं है जब आपके पास 15 लाख वैक्सीन स्टॉक में है, तो ये भी तो गलत बात है। तो कहीं ना कहीं टोकन टाक न करते हुए समस्या का समाधान तब होता है जब हम 1 मिनट वेस्ट नहीं करते हैं। हम अकाउंटेबल हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं और प्रधानमंत्री आगे से लीड कर रहे हैं। तो मैं मानती हूँ कि जल्द से जल्द स्पुतनिक हो, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, हर एक प्रदेश को कमी नहीं होगी, उनको सिर्फ कोऑर्डिनेशन करने की आवश्यकता है। ठीक है डॉक्टर आयुष्मान, ये अभी जो वैक्सीन को लेकर समस्या सामने आ रही है, खासतौर पर जिस तरह से शायदा जी कह रही हैं कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आकलन को लेकर समस्या रही है, लेकिन इस बाबत समाधान भी तो होंगे। अब देखिए परिस्थितियां बिगड़ चुकी हैं, कैसे बिगड़ी उसको लेकर समीक्षा करने की ज़रूरत है, लेकिन अब इन परिस्थितियों को काबू में कैसे लाया जाए उस बाबत भी विचार करने की ज़रूरत है। तो इस बाबत क्या कोई विकल्प नज़र आता है? किस तरह के विकल्प हैं जिस पर अब फोकस करने की ज़रूरत है? प्रियंका जी, बिल्कुल विकल्प है और बड़ा अच्छा लगा सुनके किसी पार्टी प्रवक्ता पहली बार रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, अच्छी बात है। नेताओं को ऐसे ही होना चाहिए, भूल चूक होती है। अब बात की डिमांड सप्लाई चेन को अभी भी हम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। 2 कंपनी अपनी है, एक बी को आपने दिया, आप ये एक्सपेक्ट कीजिए कि कितने दिन में कितनी डोज हमें सप्लाई करेगी, और अगर नहीं पूरी हो रही डिमांड तो बाकी वैक्सीन कंपनी ओपन करे। एक ये हुई कि सप्लाई कहाँ से प्रोक्योर करेंगे। डॉक्टर पांडे ने बड़ी अच्छी बात कही, वैक्सीन इलाज नहीं है, तो वैक्सीनेशन हम करें साथ में, लेकिन एडवाइजरी प्रोटोकॉल हमें तब रखना पड़ेगा जब तक हमारे 70 से 80% जनता दोनों डोज लग जाए और उससे कम से कम 2 हफ्ते का समय निकल जाए, तब हम ग्राफ को डाउन करने की स्थिति में होंगे। तो उस समय की क्या तैयारी है, इसको हमें इंश्योर करना, क्या तैयारी करनी है। अगर लॉकडाउन लगाएं तो सेंट्रल लॉकडाउन टू इंटायर कंट्री तब तो इफेक्टिव होगा। अदरवाइज ये वीकेंड लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, इससे कोई भी चेंज नहीं आएगा, आपके ग्राफ में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। तीसरी बात, मेडिकल को प्रायोरिटी एंड सीरियसनेस के साथ लेना शुरू करें। ये पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होता है। एडवर्टीजमेंट में पैसे न खर्च करें, किसी भी तरह के एडवर्टीजमेंट में, उन पैसों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने में लगाएं। और टुगेदरनेस अभी जरूरत है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट लगा हुआ है, सेंटर एंड स्टेट, राज्य और केंद्र में कोई भी पार्टी आप कर लीजिएगा, बाद में पार्टी की लड़ाई कर लीजिएगा, अभी सरकार एक होकर काम कर ले, आज भी सुचारू रूप से काम करें। लेकिन कोरोना अफसोस ऐसी एक गाड़ी है जिसका ब्रेक आप आज लगाएंगे, रिजल्ट आपको 1.5 महीने बाद जाके गाड़ी रुकेगी। इसलिए लेकिन मैं कहूंगा ब्रेक लगा दीजिए आज, अब बहुत हो गया है। ठीक है डॉक्टर अनिल, क्या लॉकडाउन इस समस्या का पूरी तरीके से समाधान है? जिस तरह से अगर देखा जाए तो डॉक्टर आयुष्मान भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, तो क्या लॉकडाउन समस्या का समाधान है पूरी तरीके से, या फिर दूसरे भी विकल्प हो सकते हैं? प्रियंका जी, मेरे से आप सवाल पूछ रहे हैं? जी डॉक्टर अनिल, आपको आवाज़ मिल रही है पूरी? हाँ, अभी आ रही है जी। एक्चुअली देखिए, लॉकडाउन का ये है, लॉकडाउन को गवर्नमेंट को इसको फुली यूटिलाइज करना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए। कि लॉकडाउन करके और वैक्सीनेशन की स्पीड डबल टू ट्रिपल करनी चाहिए, और इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल से लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल सबको इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सोचती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ये हम टारगेट अचीव कर लेंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आज की गवर्नमेंट की सारी मशीनरी ऑल हॉस्पिटल्स की ये लगी हुई है कोविड केयर मैनेजमेंट में। सीरियस पेशेंट सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे आ रहे हैं, सारे लोग ड्यूटी पे लगे हैं। तो मेरे समझ से इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, आंगनवाड़ी वर्कर, इवन हमने पहले भी बताया कि डबल टू ट्रिपल 2 से 3 गुना एफर्ट के साथ आप टारगेट रखें कि हम 50 से 60 लाख पर डे करेंगे रेगुलर बेसिस पर, तब शायद ये 3 से 4 महीने में आप जो एटलीस्ट 60 to 70 करोड़ फॉर द हार्ड इम्यूनिटी अबव 18 ईयर्स एज आप अचीव कर सकते हैं। तो ये एटलीस्ट हम इस समय भी कम कर लेंगे, और आगे के थर्ड वेव अगर कोई भी पॉसिबिलिटी है तो उसको हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। यही एक है, तो लॉकडाउन और साथ में स्पीड अप ऑफ द वैक्सीनेशन दोनों एक साथ लेके चलना पड़ेगा, तब जाके होगा। ठीक है शायना जी, अभी आपने सुना डॉक्टर आयुष्मान को भी, डॉक्टर अनिल को भी, और इनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए वैक्सीनेशन के साथ साथ लॉकडाउन भी बहुत ज़रूरी है, जिसका कहीं ना कहीं लोकलाइज्ड लॉकडाउन को लेकर आज रणदीप गुलेरिया ने भी काफ़ी कुछ उन्होंने भी बोला है कि ज़रूरत है उसकी, और वहाँ केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की अगर समस्या है इसको अंतिम विकल्प के तौर पर देखा जाए। तो अंतिम विकल्प के लिए आखिर समय कब आएगा, जब हालात और बिगड़ जाएंगे?
नहीं, लेकिन केंद्र ने ये एक निर्णय छोड़ा है अपने राज्यों को। आप देखिए महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ तो प्रधानमंत्री ने इसका स्वीकार किया और स्वागत किया और कहा कि आप निर्णय लीजिए क्योंकि आप जानते हो कि जमीनी स्तर में आपके प्रदेश में क्या हो रहा है। कोई लॉकडाउन के खिलाफ नहीं है, लेकिन अंतिम एक इंट्रोस्पेक्शन समाज को भी करना पड़ता है। ये कंप्लेसेंसी, ये कहना कि इलेक्शन रैली हुआ इसलिए, ये बिल्कुल गलत विश्लेषण होगा क्योंकि 135 करोड़ की जनता में जो 15 करोड़ को अभी तक वैक्सीनेशन मिला है, तो वो अन्य जो जिनके पास नहीं, क्या हम मास्क पहन रहे हैं, क्या हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, क्या हम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं या नहीं, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा होने की आवश्यकता है। यस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी सरकार की तरफ से हम बिल्कुल जाहिर रूप से देख रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट कोऑर्डिनेशन हो और समस्या का समाधान हो, दवाई मिले, ऑक्सीजन मिले, जो भी इंतजाम करना है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। लेकिन एक समाज की भी भूमिका रहती है और वो हम इम्पोज नहीं कर सकते हैं, आपको समझना है। ठीक है, लेकिन डबल म्यूटेंट और अभी ट्रिपल म्यूटेंट उससे भी तेज होगा। जी, अगर देखा जाए तो कोरोना काल में कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए, संक्रमण को खत्म करने के लिए, इस चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकारें भी यही मंशा रखती है। केंद्र सरकार की भी ये मंशा है कि देश को जल्द से जल्द कोरोना से मुक्ति मिल जाए, लेकिन सामंजस्य की कमी होने के चलते ना तो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से प्रभावी हो पा रही है और ना ही जो एक चेन तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं उसमें पूरी तरीके से सफलता मिल पा रही है। कहाँ पर चूक हो रही है, इस बाबत बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए तहसीन साहब। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में अगर देखा जाए तो कोरोना की जो लड़ाई है उसमें काफी तालमेल की कमी देखने को मिल रही है। चूक किसकी तरफ से हो रही है, राज्य सरकारों की तरफ से, खास तौर पे जो कि गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, या फिर कुछ केंद्र की तरफ से ही अगर देखा जाए तो बातचीत में दिक्कत है? तहसीन साहब, तहसीन साहब आवाज मिल रही है आपको? चलिए, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। शायना जी, पिछली बार भी हमने देखा था कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और एक सामंजस्य देखने को मिल रहा था, बातचीत का सिलसिला देखने को मिल रहा था, जिसके चलते नतीजा ये हुआ कि कोरोना पर नियंत्रण पाया जा गया। हालांकि दूसरी वेव जो आई है उसमें कई बार यहाँ पर एक मतभेद देखने को मिल रहा है, डिस्पुट्स देखने को मिल रहा है। एक नोडल बॉडी जो होनी चाहिए राज्यों से समन्वय करने के लिए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो होना चाहिए, वो ये सारी चीजें क्या आपको नहीं लगता कि प्रभावित कर रही हैं तालमेल को केंद्र सरकार के राज्य सरकारों के साथ? देखिए, तालमेल की आवश्यकता है, हम स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने तरफ से बहुत सारे ऐसे मीटिंग लिए हैं एक एक प्रदेश के साथ। लेकिन मैं आपको ये भी कहूँ कि जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, जो ये क्लियरली कहा गया है कि 50% की वैक्सीन फिलहाल केंद्र सरकार देगी और 50% की आपको लेना है। लेकिन स्पुतनिक वैक्सीन जैसा आया है, ये एक थर्ड ऑप्शन जो है ये भी आ गया है और फर्स्ट कंसाइनमेंट 1.5 लाख डोजेस का ऑलरेडी अवेलेबल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है। तो प्रदेशों को भी देखना है कि वो क्या भूमिका ले सकते हैं, वो किस रफ्तार से चल सकते हैं ताकि लोगों को वैक्सीनेशन भी मिले और सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को लेके कोई वेस्टेज ना हो। क्योंकि हमने देखा है कि महाराष्ट्र में पहले फेज में इतना सारा वेस्टेज शायद लोगों को थी या फिर वो नहीं अपने प्रदेश के जनता को समझा सकते, या फिर ये 15 लाख वैक्सीन जो सिर्फ रखे थे साइड पे, और ये सब चीजों की एक्सपायरी डेट भी रहती है। तो आई थिंक वी नीड टू बी मच मोर विजिलेंट और ये समझना जरूरी है कि हाँ समस्या है, लेकिन समस्या के लिए आप मदद चाहते हैं तो केंद्र सरकार आपके लिए बिल्कुल, हेल्थ मिनिस्ट्री तैयार है। और जो स्टेप्स लिए गए हैं उसमें ऑगमेंटेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिसेस, बूस्टिंग ऑफ ऑक्सीजन और ये देखना कि हम वैक्सीन पे फोकस करें
लेकिन ये तब हो सकता है जब सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन बेस्ट हो, और यही हमारी विनती है प्रदेशों से। तो फिर आखिर वो जो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए या तालमेल होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, वो क्यों नहीं हो पा रही है? क्या थिंक टैंक को लेकर कोई समस्या है या ब्यूरोक्रेट्स को लेकर कोई समस्या है कि बातचीत जो शुरू करना चाहती है, राज्य सरकारें भी बातचीत करना चाहती है, केंद्र सरकार भी बातचीत करना चाह रही है, उनकी तरफ से भी यही कहा जाता है कि हमें केंद्र सरकार की मदद चाहिए, केंद्र सरकार का कहना है कि मदद करने के लिए तैयार है, फिर बीच में आखिर झोल कहाँ पर है, कहाँ पे है लूज पॉइंट? नहीं, ये प्रदेशों को भी सोचना है, क्योंकि हर जिम्मेदारी आप सिर्फ केंद्र के ऊपर रखेंगे तो ये गलत बात हुई। हम सब जानते हैं कि आज जब 18+ तक खुला है तो कोविन और आरोग्य सेतु पे आप रजिस्टर करते हैं, तब आपका समय आता है, लेकिन वो समय को एक्सपेडाइट करना है तो प्रदेशों को प्राइवेट वैक्सीन भी खरीदना पड़ेगा, ये भारत बायोटेक, स्पुतनिक और सीरम इंस्टीट्यूट से। ठीक है, वो तो उसके लिए तैयार भी है बाकायदा। कई तो यहाँ पे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने फ्री वैक्सीनेशन की बात भी कर दी है, लेकिन अब उनको स्टॉक ही नहीं मिल रहा है तो वो क्या करें। और ऊपर से ये देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट का साफ तौर पे कहना ये है कि वो अलग देशों में जाकर बाकायदा वैक्सीन का निर्माण करेंगे। यहाँ पर तो अगर देखा जाए तो कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है, तो क्या ये समस्या वहाँ पे नहीं आएगी? फिर ट्रांसपोर्ट को लेकर समस्या नहीं सामने आएगी क्या, जिसका पहले से ही देश सामना कर रहा है? शायना जी। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। वापस मैं ये अफवाहें में ना जाते हुए सिर्फ अपना काम जो है वो ये है, 1.7 करोड़ लोगों को मिला है कि देश में थोड़ी ठीक है, आपकी आवाज़ साफ नहीं मिल पा रही है, आपकी आवाज़ नहीं साफ मिल पा रही है शायना जी। डॉक्टर अंशुमन, क्या बताइए, जिस तरह से अभी कहा भी जा रहा है, बाकायदा एक रिपोर्ट भी छपी है कि सीरम इंस्टीट्यूट का कहना यह है कि अगर कहीं पे समस्या होती है तो कहीं वो बाहर जाकर भी बाकायदा जो वैक्सीन है उसको लेकर काम शुरू कर सकते हैं। तो क्या ट्रांसपोर्ट लोग लेकर समस्या नहीं आएगी, कच्चे माल को लेकर समस्या नहीं, खासतौर पर तब जब अमेरिका से बाकायदा डिमांड की जा रही है, लेकिन वहाँ से भी अगर देखा जाए तो हामी भरी गई है, कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन वो नतीजा तो नहीं निकल कर सामने आ रहा है ना, तो समस्या क्या उस दौरान नहीं आएगी? बिडेन जब प्रेसिडेंट बने तभी उन्होंने एक एक्ट लगाया, CDA लगाया अमेरिका में, जिसमें कुछ चीजें खासकर जो वैक्सीन के काम आती है, फिल्टर है, जेलेटिन है, कुछ प्रोडक्ट का उन्होंने कहा था पहले अमेरिका का रिक्वायरमेंट देखो क्या है, और उस एक्ट के तहत उस वहां से कुछ भी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बिना प्रेसिडेंट के साइन के। तो उन्होंने कहा पहले अपने कंट्री के रिक्वायरमेंट देखो, मुझे बताओ। फिर उस समय सीरम इंस्टीट्यूट का जो CEO है उसने स्टेटमेंट दिया था कि गवर्नमेंट प्लीज हेल्प करें हमें, क्योंकि हमें मटेरियल प्रोक्योर करने में दिक्कत हो रही है। फिर ये अमेरिका ने जो भी सॉर्ट आउट किया। फिर अभी जो आप रिपोर्ट बता रहे हैं बिल्कुल CEO का है कि अगर यहाँ पे मुझे फैसिलिटी नहीं मिलती है तो मैं शिफ्ट करूंगा प्लांट को। शिफ्ट करने में देखिए डिले होगा, प्रोडक्शन तो अपना बढ़ा लेगा वो, लेकिन वहां ट्रांसपोर्ट करके फिर सप्लाई चेन को मेंटेन करना मुश्किल है। लेकिन उसको भी ये दिक्कत आएगी कि अगर प्रोडक्शन में यहाँ रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो क्या करेगा। तो आपको ये करना है। एट द सेम टाइम बार बार मैं कह रहा हूँ, कुछ % पॉपुलेशन इंडिया का है जो अफोर्ड करके वैक्सीन ले सकता है, उनके लिए आप उन कंपनी को ओपन करिए ताकि इंडियन प्रोडक्शन वैक्सीन बाकी जगह आप इस्तेमाल कर सकें। तो कहने का ये मतलब है डिमांड एंड सप्लाई को बहुत स्मूथ बनाना है। और अभी थोड़े दिन के लिए पार्टी के लोग ये भूल जाए कि पार्टी में वो सरकार में है, ये माने। और सरकार का ही काम है इन चीजों को संस्थागत रूप से बिल्कुल भूमिगत उतारना और बाकी डॉक्टरों को काम करना। जहां तक मेडिकल फैसिलिटी की बात है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑल MBBS, BDS, आयुर्वेद, होम्योपैथ के डॉक्टर जो बेसिक सब लोग जानते हैं मैनेज करना, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सब क्रिटिकल केयर नहीं मैं कह रहा हूँ, क्रिटिकल केयर के स्पेशलिस्ट होते हैं, इनको पूरे कंट्री को मोबिलाइज कीजिए और इकट्ठा कर लीजिए, सपोर्टेड बाई आर्मी मेडिकल कोर के जो डॉक्टर होते हैं और आर्मी को एक्सक्यूशन की वो हमसे स्ट्रांग होते हैं एक्सक्यूशन, उनको उतारिए। अभी बहुत अर्जेंट है। एवरी मंथ में हम डिबेट कर रहे हैं कितने नए लोग इन्फेक्ट हो गए और अफसोस तो कितने लोगों की जाने चली गई। हमें रोकना पड़ेगा, बहुत क्राइसिस सिचुएशन। बिल्कुल, एक
थिंक टैंक की ज़रूरत है जो कि इस समस्या से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो और जो सप्लाई चेन है उसको दुरुस्त करने में काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब देखना ये है कि जो समस्या है उसका समाधान आखिर देश कैसे करता है, केंद्र सरकार कैसे करती है। खासतौर पे वन पावर सेंटर को लेकर जो समस्या सामने आ रही है, जो मतभेद सामने आ रहे हैं राज्य सरकारों के साथ, उसका कोई नतीजा निकलकर सामने आता है नहीं, उस समस्या का समाधान होता है या नहीं। और एक जो नया वेरिएंट है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा घातक है, उसका आखिर क्या तोड़ निकलेगा, ये सारी समस्याएं हैं। देखना यह है थिंक टैंक क्या नया नतीजा निकाल कर सामने लाता है, क्या समाधान निकाल कर सामने लाता है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ।